गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि एक न्यू स्कीम लाई जाए जिसमें 50,000 करोड़ का जो है बजट रखा जाएगा। स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने के लिए। तो जैसे आपको पता है कि फार्म बिल्स जो है जिनको विड्रॉ करना पड़ा था, तो गवर्नमेंट एक तरह से उन्हीं फार्म रिफॉर्म्स को अब स्टेट्स को कह रही है कि आप खुद अडॉप्ट करो, हम आपको उसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों ज़रूरत है ये फार्म रिफॉर्म्स लाने के लिए? पहला तो है कि एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंस, मतलब स्मॉल फार्मर्स जो है उनको अफोर्डेबल लोन्स नहीं मिल पाते हैं। फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, मतलब स्मॉल फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स हैं, उसकी वजह से मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो पाती है। आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं फार्मर्स की, जिसकी वजह से जो है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उनके पास और रेजिस्टेंस है उनकी कि वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। डिपेंडेंस है उनकी मानसून रेंज के लिए के ऊपर, तो वो वाटर स्कार्सिटी और इरिगेशन को जो है वो मेथड्स को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन और इरोजन हो रहा है। लैक ऑफ स्टोरेज, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, गुड रूरल रोड्स या फिर मार्केट एक्सेस नहीं है, तो मतलब एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्टेट्स के पास। फार्मर्स जो है अनस्टेबल प्राइसेस फेस करते हैं क्योंकि मार्केट लिंक्स ठीक से नहीं हुए हैं और उनके पास प्राइस इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है, तो वो वल्नरेबल रहते हैं एक्सप्लॉयटेशन और अनसर्टेन रिटर्न्स को। अनप्रडिक्टेबल वेदर है, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी उनको जो है फेस करने पड़ते हैं। फार्मर्स के पास लिमिटेड एक्सेस है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसर्च का। उनके पास कोई एक ऐसी वॉइस भी नहीं है कि वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है। तो नीति आयोग का ये प्रपोजल है नवंबर 2021 के बाद, जब फार्म लॉज रिपेल किए गए, कि यूनियन गवर्नमेंट जो एक स्कीम लाए जिसमें कि स्टेट्स को ही इनकरेज किया जाए कि वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाएं। तो इनिशिएटिव जो है ये सेंट्रल फंडिंग देगा स्टेट्स को कि अगर वो रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में लाते हैं, खासकर मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग में। ठीक है। तो कई तरह के जो हैं रिफॉर्म मेजर्स जो हैं कंसिडर किए जा रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग पेंडिंग जो सीड बिल एंड इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर ऑफ 5% जो है जीवीए तक लेके जाने को कहा जा रहा है। ये 15th फाइनेंस कमीशन ने भी आइडिया सजेस्ट किए थे। स्टेट्स को फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं अगर वो मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट, मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट एंड मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट को पास करते हैं तो। ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन का कहना है कि अगर ये लॉज या फिर ये रिफॉर्म्स लाना है बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्रीकल्चर मार्केट्स को जो है वो लिबरलाइज किया जा सके, कंपटीशन प्रमोट किया जा सके और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जा सके। तो कमीशन की रिपोर्ट 4 की एरियाज़ के ऊपर फोकस करने को कह रही है: लैंड लीज रिफॉर्म्स, सस्टेनेबल वाटर यूज़ इन एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट प्रमोशन और कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और 45,000 करोड़ जो है स्टेट्स को एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के थ्रू जो है इस पीरियड में देने को कहा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेटेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि डोमेस्टिक पेटेंट एप्लीकेशंस, याद रखो सिर्फ एप्लीकेशंस, अप्रूवल्स नहीं, ये फॉरेन एप्लीकेंट से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है। तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर साइंस, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स, इनके फील्ड्स में ज़्यादा जो है एप्लीकेशंस देखने को मिली हैं। तो पेटेंट क्या है? पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि गवर्नमेंट देती है एप्लीकेंट को, जिसके पास कोई ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या प्रोसेस है जो कि नॉवल है, नॉन ऑब्वियस है, यूज़फुल है और पेटेंटेबल है एज डिफाइंड बाय पेटेंट्स लॉ। ठीक है। तो ये पेटेंट जो है टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन देता है एक टेक्निकल चैलेंज को, और गवर्नमेंट जो है लीगल प्रोटेक्शन देती है जो भी इन्वेंशंस की जाती हैं इस तरह की लिमिटेड टाइम के लिए, 20 ईयर्स के लिए के आसपास। तो इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर जो है ये पेटेंट्स गवर्न होते हैं। तो अगर हम देखें तो रेजिडेंट्स का शेयर, जितने भी टोटल एप्लीकेशंस जो सबमिट की गई हैं पेटेंट्स के लिए, वो इंक्रीज़ होके 34% से बढ़ के 53% पहुंच चुका है 2019 के मुकाबले 2024 में। और इशू ये है कि अभी तक ये एप्लीकेशंस
अप्रूवल में ट्रांसलेट नहीं हुई हैं बिकॉज क्वालिटी ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस उतनी अच्छी नहीं है। ये ट्रेंड ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि पेटेंट्स जो हैं वो इंडिया में जो आ रहे हैं वो बिल्ट इन टाइम लैग के साथ आते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इंडिया में फॉरेन पेटेंट्स की अप्रूवल सबसे ज़्यादा है, सबसे पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो तेज़ी से जो अप्रूवल्स फॉरेन पेटेंट्स को मिलता है वो इंडिया में मिल रहा है। तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पेटेंट अप्रूवल्स जो हैं वो फेवर में हैं फॉरेन एंटिटीज़ के। ऐसा इसलिए है, हमको डेटा देखने को मिल रहा है कि पेटेंट जो है वो अप्रूव्ड अगर हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस और एंटिटीज़ के लिए देखें तो वो 76% से भी ऊपर रहे हैं 2022 में, जबकि चाइना के केस में 12% 13% के आसपास है। इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो इनएफिशिएंसीज़ हैं R&D कैपेबिलिटीज़ में, तो इंडिया ने पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी या पेरिस कन्वेंशन भी साइन किया हुआ है, जबकि कोई ऐसी कंपल्शन नहीं थी 1998 में साइन करने की। इसी कन्वेंशन के अंडर मल्टीनेशनल कंपनीज़ को मल्टीपल कंट्रीज़ में साइमल्टेनियसली पेटेंट्स फाइल करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो इंडिया ऑफ कोर्स अब रोक नहीं पा रहा है उनको, ठीक है। तो स्टैग्नेशन आ चुकी है इंडिया की R&D स्पेंडिंग में। सिर्फ 0.65% तक ऑफ GDP इंडिया की R&D स्पेंडिंग थी 2022 में, जो कि मच लोअर है ग्लोबल एवरेज से। इसकी वजह से जो है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इम्पोर्टेड मशीनरी पार्ट्स और फॉरेन टेक्नीशियंस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम्स निकाली हैं, जैसे कि स्कीम फॉर स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, जो कि प्रमोट और मेंटर कर रही है न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को। ये प्रोटेक्ट कर रही है, कमर्शलाइज़ करना चाहती है हाई क्वालिटी IP सर्विसेज और रिसोर्सेज को। तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी को, ताकि इनोवेटिव और इमेजिनेटिव भारत जो है वो प्रमोट किया जा सके। ऐसे ही ड्राफ्ट मॉडल गाइडलाइंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPR पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, जिसमें कि एक एफिशिएंट, फेयर, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस लाया जा रहा है ओनरशिप, कंट्रोल, असाइनमेंट ऑफ IP राइट्स के लिए। फिर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन लाया गया है, जो कि 1 मिलियन स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट्स के ऊपर जो है एजुकेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राजस्थान ट्राइबल कम्युनिटीज़। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होल्ड किया गया है, जिसमें कि UN इकोसॉक के अंडर ये फोरम हुआ है, जिसमें जो राजस्थान की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा ऑफर्ड सॉल्यूशंस जो है वो हाईलाइट किए गए हैं। तो UN इकोसॉक क्या है? वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है UN के, जो कि एस्टैब्लिश किए गए हैं UN चार्टर द्वारा। तो ये जो UN इकोसॉक है, यह रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन के लिए इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो कि UN कैरी आउट करता है। तो इसके 54 मेंबर्स हैं, इलेक्टेड होते हैं 3 ईयर टर्म के लिए जनरल असेंबली द्वारा। और ये एक सेंट्रल फोरम है जिसमें कि इंटरनेशनल सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ को और पॉलिसी रिकमेंडेशंस को फॉर्मुलेट करने के लिए डिस्कशन किया जाता है। तो अगर हम देखें तो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, वो UN के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुआ, जिसमें कि UN इकोसॉक के एजेंडा के अंदर ऑफ कोर्स ये हुआ है। और इसमें रिन्यूड इम्पेटस देने को कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे अचीव किए जाएं, ठीक है। तो इसमें इंडिजिनस प्रैक्टिसेस जो हैं, जो नेचुरल और कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोचेस को फॉलो कर रही हैं, उनके ऊपर फोकस देने को कहा है, क्योंकि ये इंडिजिनस सॉल्यूशंस जो है वो सिर्फ अपनी ही नीड्स ही नहीं बल्कि ब्रॉडर सस्टेनेबिलिटी गोल्स को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ राजस्थान हैं, उन्होंने कैसे इनोवेटिव अप्रोचेस जो है वो अडॉप्ट की हैं सस्टेनेबल और रिजिलियंट सॉल्यूशंस के थ्रू अक्रॉस इन्वायरमेंटल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सिस्टम्स, इसको हाईलाइट किया गया है। और कैसे उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ स्वराज, ट्राइबल लाइफस्टाइल, कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं अडॉप्ट की हैं, जिसकी वजह से सेल्फ सफिशेंसी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज और इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो ला पाए हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हाईलाइट की गई हैं इस फोरम में, कि कैसे उन्होंने लोकल सीड्स प्रोड्यूस किए हैं, वाटर कंजर्वेशन एट सोर्स कर रहे हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, सॉइल इरोजन को चेक कर रहे हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के थ्रू, अनकल्टिवेटेड फूड जो है वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। इसकी वजह से जो है उनकी जो डिपेंडेंस थी मार्केट पर डिफ़िकल्ट फेजेस जैसे कि कोविड के टाइम पर, वो रिड्यूस हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया मैरीटाइम सेंटर। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया मैरीटाइम सेंटर जो है वो बनने वाला है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंदर। तो ये इंडिया मैरीटाइम सेंटर है क्या?
एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंडर, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म देना चाहता है इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री को, ताकि एक थिंक टैंक की तरह वो एक्ट कर सके पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इंडस्ट्री रिकमेंडेशंस के लिए। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनेगा जो कि इंडिया की मैरीटाइम इंटरेस्ट को डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों ही जो है वो तरफ से प्रमोट करेगा। तो इसके प्राइमरी गोल्स क्या हैं? स्ट्रेंथन करना इंडिया की पार्टिसिपेशन आईएमओ में और अदर ग्लोबल मैरीटाइम फोरम्स में, एक रॉबस्ट डोमेस्टिक मैरीटाइम सेक्टर जो है क्रिएट करना, एक्सपर्ट एनालिसिस देना, रिकमेंडेशंस देना, एक पूल ऑफ फंड्स देना ताकि इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके। और कहा जा रहा है कि मुंबई में ही इसकी जो है लोकेशन होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रोग वेव्स। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स ने एक न्यू टूल डेवलप किया है कि प्रिडिक्ट कैसे किया जा सके एमरजेंस ऑफ अनयूजुअली लार्ज और अनप्रिडिक्टेबल वेव्स, जिनको हम रोग वेव्स कहते हैं। तो ये रोग वेव्स जो हैं फ्रीक वेव्स हैं, बहुत रेयर होती हैं, लार्ज होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, ओशन सरफेस वेव्स, जिनकी हाइट जो है मैक्सिमम वेव हाइट्स जो एक्सपेक्टेड हो सकती है गिवन सी स्टेट में उससे ज़्यादा होती है। तो ये कोइंसिडेंटली बनती हैं जब मल्टीपल विंड ड्रिवन वेव क्रेस्ट जो है वो स्टैक हो जाती हैं एक साथ। तो ये सेम डायरेक्शन में मूव हो सकती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव हो सकती है, या फिर ऑब्लिक एंगल्स में भी मूव हो सकती हैं। तो ये ऑब्जर्व होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अनप्रडिक्टेबल है, एकदम से आ जाती हैं। तो और ये ओपन ओशन में ही नहीं बल्कि नियर शो एरियाज़ में भी आ जाती हैं। तो ये शिप्स के लिए हजार्डस हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली अपना 4th पीरियोडिक रिव्यू दिया है यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी को अंडर आईसीसीपीआर जिनीवा में। तो आईसीसीपीआर क्या है? एक की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जो यूएन जनरल असेंबली ने 1966 में अडॉप्ट की थी और 1976 में ये इन्फोर्स हुई। यूएन जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके साथ मिला दें तो इसको हम टोटल दोनों को इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ये ट्रीटी प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है बेसिक ह्यूमन राइट्स को, कंपेल करती है गवर्नमेंट्स को कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव मेजर्स लें ह्यूमन राइट्स के फेवर में। इंडिया इसकी पार्टी बनी 1979 में और उसके अभी तक टोटल 3 रिव्यूज़ हो चुके हैं। ठीक है। लास्ट टाइम जो हुआ था वो 1997 में हुआ था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनसीपीओआर जो है वो एक न्यू ओशन रिसर्च वेसल बना रहे हैं ताकि डीप इंडियन ओशन को रेयर मिनरल्स और मेटल्स के लिए एक्सप्लोर किया जा सके। तो एनसीपीओआर है क्या? एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि 1998 में बनाया गया कंट्री की एक्टिविटीज़ पोलर और सदर्न ओशन रैम्स में देखने के लिए। तो ये पोलर एक्सपेडिशंस, साइंटिफिक रिसर्च जो अंटार्कटिका, आर्कटिक, हम हिमालयाज़ और सदर्न ओशन में जाती हैं उसको देखता है। और ये कई तरह की कंट्री के स्ट्रेटजिक वाइटल प्रोजेक्ट जैसे मैपिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ मार्जिन्स, डीप ओशन मिशन, इन सब को भी जो है ये इसके बारे में भी रिसर्च करता है। और ये लोकेटेड है वास्को डी गामा गोवा में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसकी जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है। तो डीप ओशन मिशन क्या है? एक एम्बिशियस इंडियन इनिशिएटिव है एक्सप्लोर और हार्नेस करने के लिए डेप्थ्स ऑफ द इंडियन ओशन। और 5 ईयर का मिशन है डेवलप करना टेक्नोलॉजीज़ ताकि डीप सी माइनिंग, मैंड सबमर्सिबल्स, अंडर वाटर रोबोटिक्स जो है वो किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेकंड थॉमस शोल। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइना और फिलीपींस ने एक डील जो है वो कर ली है कि कैसे टेंशन्स को डिफ्यूज़ किया जा सकता है सेकंड थॉमस शोल पर। तो ये एक सबमर्ज्ड रीफ है जो कि स्प्रैटली आइलैंड में लोकेटेड है। फिलीपींस ने इसका पोजेशन लिया हुआ है ऑन सेकंड थॉमस शोल। ठीक है। और इशू ये है कि ये लगभग 200 किलोमीटर दूर है फिलीपींस के आइलैंड पालावान से। चाइना इस पर सॉवरेनिटी क्लेम करता है 9 डैश लाइन के अंडर। लेकिन 2013 में फिलीपींस ने केस कर दिया था चाइना के ऊपर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और कोर्ट ने फिलीपींस के फेवर में भी रूल किया था, जबकि तभी भी चाइना ने उस जजमेंट को एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर लिया था 2016 में। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is scheme for agricultural reforms. This topic is important for your economy section. So central government is considering a new scheme with an outlay of about 50,000 crore rupees to incentivize states to adopt agricultural reforms. So we all know that there are several problems which are faced by farmers in the agriculture sector. Like small farmers struggle to get affordable loans. They have small and fragmented plots which make it hard for them to use modern farming techniques and reduce their productivity. They still are using traditional methods due to limited information, and they are resistant to change. They are resistant to change also.
and adopt the advanced techniques. They are still dependent on monsoon rains, so they are vulnerable to droughts and inconsistent rainfall. And irrigation and water management is also uh, important for them. So they are also using chemical fertilizers and pesticides. That's why soil degradation and erosion is happening. There is no uh, up to date agriculture infrastructure in states. That is lack of storage facilities, cold chain facilities, good rural roads, and market access. Farmers also face unstable prices due to weak market links and lack of price information, which makes them vulnerable to exploitation and uncertain returns. There is unpredictable weather, climate change, and natural disasters like floods and droughts, causing them crop losses and increased risks for farmers. Farmers also have limited access to modern technologies and research, and they also lack a voice in policy making, leading to initiatives which may not address their specific challenges effectively. Okay. So, what is this proposal by Niti Aayog? So, Niti Aayog is after the repealing of the three farm laws in November 2021. Niti Aayog, the government was asked to prepare the government asked Niti Aayog to prepare a scheme, and they have recommended that a budget of 50,000 crore should be there to encourage states that they can adopt their agricultural reforms themselves. So central funding will be available for those states who would implement these reforms in agriculture marketing, contract farming, and land leasing. And there will be other reforms also under consideration, like passing the long pending seed bill and increasing public investment in agriculture to 5% of agricultural gross value addition. These ideas have also been suggested by the Finance Commission, and states could receive financial rewards if they pass Model Agricultural Produce and Livestock Marketing Act, Model Agricultural Produce and Livestock Contract Farming Act, and Model Agricultural Land Leasing Act. So 15th Finance Commission also believed that these reforms were essential to liberalize agricultural markets, promote competition, and attract private sector investments. So the focus will be on four key areas, so as to give performance-based incentives like the land lease reforms, sustainable water use in agriculture, export promotion, contribution to Atmanirbhar Bharat. So that's why 45,000 crore for states have been proposed who will be undertaking these agricultural reforms. Okay. So the next topic is patent ecosystem in India. This topic is important for our economy section. For the first time, domestic patent applications in financial year 2024 have surpassed those from foreign applicants because of surge in applications in fields like computer science, IT, pharmaceuticals, and chemicals. So, what is a patent? Patent is an exclusive right provided by the government to the applicant for any disclosed invention of an industrial product or process that must be novel, non-obvious, useful, and patentable. So this patent provides a technological solution to a technical challenge. The government grants legal protection to inventions for a limited time, that is 20 years from the date of filing. And what is and what is not patentable in India is stated in Indian Patents Act of 1970. So the residents' share of all requests submitted to the patent office increased from 34% in 2019 to 53% in 2024, and it has not yet translated into approvals because of the quality of patent applications. So the trend is reflective of the fact that patents often come with the built-in time lag also due to various procedural timelines. So the patent approval in India is skewed in favor of foreign entities, because if we can see the data, the patents approved for NRIs and entities stood at 76% plus in 2022, whereas in China it is just about 12 to 13%. This wide gap is due to the inefficiencies in India's R&D capabilities, and it is also fueled by the Patent Cooperation Treaty and the Paris Convention, which is a source of 90% of the patents filed by foreign entities. So in 1998, India ratified this treaty despite having no compulsion to do so. So what happens is, due to this Paris Convention, is that we have to provide great ease for multinational companies to file patents, which they do in multiple countries simultaneously. Okay, so stagnation has happened in India's R&D spending also, which has slipped to 0.65% in 2022, which is much lower than global average of 2.62%, which has resulted in Indian manufacturing dependent on imported machinery, parts, foreign technicians to fulfill their export orders. But the government has also initiated certain
measures like the Scheme for Startups Intellectual Property Protection, which is designed to promote and mentor new and emerging technologies and aid them in protecting and commercializing those technologies. Similarly, the national IPR policy was announced in 2016 by Union Commerce Ministry to promote a more innovative and imaginative Bharat. Draft model guidelines on implementation of IPR policy was also introduced for academic institutions to establish an efficient, fair, and transparent administrative process. The National Intellectual Property Awareness Mission was also launched to educate 1 million students on intellectual property and its rights. Okay. So the next topic is Rajasthan's tribal communities. This topic is important for your social issues. So a high-level political forum on sustainable development was held under the auspices of UN ECOSOC, in which the solutions offered by indigenous tribal communities of Rajasthan to global challenges were highlighted. Okay, UN ECOSOC is one of the 6 principal organs of the UN, which were established by the UN Charter. It is responsible for the direction and coordination of the economic, social, humanitarian, and cultural activities carried out by the UN. It has 54 members, which are elected for 3-year term by General Assembly. It serves as a central forum to discuss the international social economic issues and policy recommendations formulation also. So, in the high-level political forum for sustainable development, there was a call for renewed impetus to achieve the SDGs. The indigenous practices were highlighted, which are rooted in the reverence to natural and community-centric approaches. They are not These indigenous solutions are not just meeting their own needs but also contributing to broader sustainability goals. So this forum highlighted how tribal communities in Rajasthan have adopted innovative approaches, including uh, the resilient solutions across environmental, social, cultural, and economic systems. By drawing from the principles of Swaraj, the tribal's lifestyle and cultural values have led to self-sufficiency, reduced dependence on external sources, and improved agricultural practices. The initiatives are based on seed sovereignty, soil sovereignty, food and nutrition sovereignty, water sovereignty, and cultural sovereignty. And the best practices that these tribals have introduced include production of local seeds, water conservation at source, use of animals in agriculture, checking of soil erosion, use of uncultivated food for nutrition security. So these practices have helped these tribal communities to reduce their dependence on market and survive during the difficult phases like the one which was posed during the COVID pandemic. So the next topic is India Maritime Center. This topic is important for your governance section. So India Maritime Center has moved closer to reality under the Maritime India Vision 2030. So this India Maritime Center is an initiative of Ministry of Ports, which will provide a unified platform for the maritime industry in India to act as a think tank for policy formulation and industry recommendations. So this will be a pivotal institution to advance India's maritime interests both domestically and internationally. It will strengthen India's participation in IMO and other global maritime forums. It will create a robust domestic maritime sector through a unified and synchronized approach. It will provide expert analysis and recommendation for growth. It will create a pool of funds to support the industry also, including startups. And Mumbai has been finalized as the location for this IMC. So the next topic is rogue waves. This topic is important for your environment section. So researchers have developed a new tool that can be used to predict the emergence of unusually large and unpredictable waves called the rogue waves. These are the freak waves, which are relatively rare, large and spontaneous ocean surface waves whose heights are larger than the maximum wave height expected for a given sea state. So these are formed from the coincidental stacking of multiple wind-driven wave crests, which are passing through a single point or arising from a combination of waves. These rogue wave towers to heights greater than twice the size of nearby waves, and they may move in either the same direction, opposite direction, or at oblique angles. They cannot be observed they can be observed all over the world. They are very unpredictable and they often come unexpectedly from directions other than the prevailing wind and waves. The generation of freak waves is not only restricted to open ocean but also observed in the near shore area also. So they may be hazardous to ships at sea. Okay. So the next topic is International Covenant on Civil and Political Rights. This topic is important for your social issues. India successfully concluded its fourth periodic review by the UN Human Rights Committee under the ICCPR in Geneva.
So what is ICCPR? It is a key international human rights treaty which was adopted by UN General Assembly in 1966 and came into force in 1976. And together with Universal Declaration of Human Rights, ICCPR is considered as the International Bill of Human Rights. So ICCPR obligates countries to protect and preserve basic human rights, and it compels the governments to take administrative, judicial, and legislative measures to protect the rights enshrined in this treaty. India became party to this ICCPR in 1979, and it has undergone three such reviews so far. The last one was held in 1997. So the next topic is National Center for Polar and Ocean Research. This topic is important for your environment section. So National Center for Polar and Ocean Research is building a new ocean research vessel to explore the deep Indian Ocean for rare minerals and metals as part of India's Deep Ocean Mission. So NCPOR is an autonomous research institute established in 1998, which is responsible for India's research in polar and southern ocean realms. It is tasked with planning and executing polar expeditions and scientific research in Antarctica, Himalayas, Arctic, and even Southern Ocean. It also undertakes research on some of the country's strategically vital projects like mapping of the EEZ, continental shelf margins, and the Deep Ocean Mission. So it's located in Goa and it is under the Ministry of Earth Sciences. So Deep Ocean Mission, we all know that it is an initiative to explore and harness the depths of the ocean. It is a 5-year mission, and it aims to develop technologies for deep sea mining, manned submersibles, and underwater robotics. So the next topic is Second Thomas Shoal. This topic is important for your international relations. So China and Philippines have struck a deal to diffuse tensions on the contested Second Thomas Shoal in the South China Sea. Second Thomas Shoal is a submerged reef located in Spratly Islands, China, South China Sea. Philippines took the possession of the Philippines outpost on the Second Thomas Shoal, and the issue is that it lies about 200 kilometers from the Philippines island of Palawan. China claims sovereignty over it, over the controversial 9-dash line. And in 2013, Philippines filed a case against China with Permanent Court of Arbitration in The Hague, and court ruled in favor of the Philippines in 2016, but China rejected the judgment. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.